प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, प्रस्तुत गद्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के प्रथम अध्याय राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। यह निबंध उनका एक निबंध संग्रह है, पृथ्वी पुत्र, उसी से लिया गया है। और इस निबंध में लेखक ने 3 तत्व पृथ्वी, जन और संस्कृति पर प्रकाश डाला है। तो पहला तत्व है भूमि। भूमि पर बसने वाला जन, जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो किसी राष्ट्र के स्वरूप के लिए केवल भूमि हो या कुछ लोग हों, इतने से ही किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। उसके लिए इन तीनों चीजों का होना आवश्यक है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है, वह अनंत काल से है। अनंत यानी जिसका अंत न हो। तो इस पृथ्वी का जो अस्तित्व है वह अनंत काल से है। उसके भौतिक स्वरूप का तात्पर्य क्या होता है कि जो कुछ भी हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, वह है भौतिक स्वरूप। तो मानव क्या लिखते हैं वो, भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह उसके भौतिक स्वरूप यानी जो कुछ भी वह पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। पृथ्वी का जो सौंदर्य है, उसकी सुंदरता है, उसकी खूबसूरती है और समृद्धि के प्रति सचेत होना, यानी चैतन्य रहना, वह हमारा आवश्यक कर्तव्य है। आवश्यक कर्तव्य इसलिए कि इस पृथ्वी की भौतिकता में, उसके सौंदर्य में, उसके समृद्धि में किसी प्रकार की कमी न आए। इसलिए वासुदेव शरण जी कहते हैं कि उसके प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। पार्थिव से तात्पर्य होता है कि जो कुछ भी पृथ्वी से निर्मित या मिट्टी से निर्मित जो कुछ भी है, तो इस भूमि पर जो कुछ भी
मिट्टी से निर्मित है, जो कुछ भी वनस्पतियां, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे या जो कुछ भी है इस पृथ्वी पर, तो उन सब के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, यानी जागृत रहेंगे कि भाई यह वस्तु पृथ्वी से उत्पन्न है, तो इसमें किसी प्रकार की कमी न आने पावे, त्रुटि न हो, तो यह भाव हमारे अंदर जितना ही उत्पन्न होगा उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, यानी उतनी ही हमारी राष्ट्रीय भावनाएं बलवती का तात्पर्य मजबूत होंगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। वह आगे कहते हैं कि यह पृथ्वी ही सच्चे अर्थों में, सही मायने में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की, यानी जितने भी प्रकार की राष्ट्रीय विचारधाराएं हैं, राष्ट्र से संबंधित जितनी भी विचारधाराएं, तो उन सबको जन्म देने वाली कौन है? यह पृथ्वी ही है। क्योंकि जिसका लगाव अपनी भूमि से नहीं होता है, वह राष्ट्र के प्रति उतना जो है जिम्मेदार नहीं होता। उसको राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं उतनी प्रतीत होती है, जिसके कारण उसके अंदर राष्ट्रीय भावनाएं नहीं रहती। तो यह पृथ्वी ही सही मायने में हमारे समस्त प्रकार की राष्ट्रीय भावों की क्या है? जन्मदात्री है, या उनको जन्म देने वाली है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। निर्मूल का मतलब जड़ रहित। यानी जो राष्ट्रीय भाव अपनी भूमि के प्रति, अपनी पृथ्वी के प्रति नहीं है, तो इस प्रकार के भाव जो हैं वो जड़ रहित होते हैं। यानी थोड़ा सा भी विपरीत परिस्थिति आएगी तो वो राष्ट्रीय भाव क्या है? समाप्त हो जाएंगे। जैसे एक जड़ रहित अगर कोई वृक्ष है तो उसको अगर आंधी का झोंका आए तो वह क्या होता है? गिर जाता है। तो उसी प्रकार अगर जो राष्ट्रीय भाव वह अपनी भूमि के साथ नहीं जुड़ा है तो वह फिर क्या है? कमजोर है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो हमारे राष्ट्रीय भावों की, राष्ट्रीय विचारधाराओं की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, यानी उनका अपनी पृथ्वी से जितना अधिक लगाव होगा, तो उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो उतने ही राष्ट्रीय भाव हमारे अंदर पल्लवित होंगे, अर्थात उत्पन्न होंगे। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है।
तो जितने ही हमारे राष्ट्रीय भाव पृथ्वी के साथ अत्यधिक मजबूती के साथ जुड़े होंगे, उतना ही राष्ट्रीय भाव हमारे अंदर उत्पन्न होंगे, उतने ही राष्ट्रीय भाव हमारे अंदर उत्पन्न होंगे। तो इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत, आद्योपांत मतलब क्या होता है? आदि से लेकर अंत तक। तो इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदि से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, यानी पृथ्वी की सुंदरता किस प्रकार की है, हम देखते हैं ना, पृथ्वी पर तमाम प्रकार के हरे भरे घास, पेड़ पौधे इत्यादि सब उत्पन्न होते हैं। तो उसकी सुंदरता और उसकी उपयोगिता और महिमा को, यानी उसके महत्ता को, उसके महत्व को पहचानना, वह क्या है? आवश्यक धर्म है। वह हमारा आवश्यक धर्म है। तो इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। तो किस कर्तव्य की? धर्म का तात्पर्य कर्म से ही होता है कि हम पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदि से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करें, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और उसकी महत्ता को पहचानें। तो इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। तो जितने भी प्रकार से संभव है, हम अपनी पृथ्वी के प्रति अपने कर्मों को करें। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। तो पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वह छोटी हैं, चाहे वह बड़ी हैं, उसका कुशल प्रश्न, कुशल प्रश्न का मतलब हाल चाल, यानी वह ठीक ठाक है कि नहीं है। कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई वृक्ष है, तो उसमें किसी प्रकार का रोग तो नहीं लगा, या अगर है तो यह किस कारण से है। नदियां ही हैं तो उसका जल दूषित हो रहा है, क्यों? तो इसका हाल चाल लेने के लिए हमें क्या करना है? कमर कसनी चाहिए, यानी हमेशा तैयार रहना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन, सांगोपांग का तात्पर्य होता है संपूर्ण, या यूं कह लें कि उसके संपूर्ण अंगों का अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। तो जो राष्ट्र जागृत हैं, उनके लिए पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन वह क्या है? बहुत ही आनंदप्रद है, अर्थात आनंद प्रदान करने वाला ऐसा कर्तव्य माना जाता है। उनको आनंद प्राप्त होता है अपनी पृथ्वी के प्रत्येक भाग का अध्ययन प्राप्त किस प्रकार से कर लें, कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ कहाँ पर हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना वह जागरणशील राष्ट्र के लिए, जो जागृत राष्ट्र हैं, उनके लिए आनंददायी कर्तव्य के जैसा है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना चाहिए। तो गांव नगर में इस प्रकार के केंद्र स्थापित होने चाहिए, जिससे हम भूमि के तत्वों का, उसके गुणों का,
उसके महत्व का, उसके उपजाऊपन का अध्ययन कर सकें। सूत्रपात मतलब होता है प्रारंभ होना, तो इसका आरंभ होना चाहिए, तभी हम पृथ्वी के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसको हम ठीक प्रकार से जान सकेंगे। इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जरा एक बार प्रश्नों को भी देख लीजिए। पहला प्रश्न, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कहीं से भी किया जा सकता है, इसलिए संपूर्ण गद्यांश की ही व्याख्या मैंने कर दी। अगला प्रश्न फिर बन सकता है, हमारी राष्ट्रीयता कब बलवती होगी। फिर चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय भावों के अंकुर कब विकसित होंगे। और पांचवा और अंतिम प्रश्न, हमारा अपनी पृथ्वी के प्रति कर्तव्य क्या है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे, ऐसी आपसे आशा है। धन्यवाद।